हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और एनसीईआरटी की सीरीज में आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 10 को पढ़ेंगे, जिसका नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है ये। बहुत ही अच्छे से इस क्लासेस को आप करिए, इन क्लासेस को पढ़िए, एक एक चीज नोट करते चलिए। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, जिसे स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ इसके डिस्कशन ग्रुप से जुड़कर बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो आज कल जो लास्ट में चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें प्रकाश के बारे में, प्रकाशिकी के बारे में, ऑप्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। उसी के आगे ये चैप्टर कंटिन्यू होता है, जिसका नाम मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। इसमें हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे, रंग बिरंगे संसार के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रकाश से जुड़ी हुई और भी परिघटनाओं के बारे में हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे यूपीएससी का एग्जाम ले लीजिए, चाहे पीसीएस का एग्जाम ले लीजिए, हर जगह पर इनसे क्वेश्चंस आते ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र की बात करने जा रहे हैं, ह्यूमन आई की बातें करने जा रहे हैं, आपकी आंखों के बारे में बातें करने जा रहे हैं। आपको यह बात तो पता ही है कि हमारे शरीर में बहुत सारी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। उन ज्ञानेंद्रियों में जो है वो सबसे जो कैसे सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो ज्ञानेंद्रिय है मानव नेत्र, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हम अपने आसपास की चीजों को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। इस पूरे रंग बिरंगे जो दुनिया है, रंग बिरंगी दुनिया जो आपको भगवान ने बना के दी है, उसे आप देख पाते हैं, उसे समझ पाते हैं, उसको इवैल्यूएट कर पाते हैं। तो और ये बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं वरदान है हमारे लिए। तो ये ज्ञानेंद्रिय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब बात होती है कि मानव नेत्र की सबसे पहले हम लोग संरचना, ह्यूमन आई की पूरी संरचना देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, और फिर उसके बाद हम लोग इसके काम के बारे में भी देखेंगे, और फिर इसके अंदर जो भी डिफेक्ट होते हैं, जो भी इसके अंदर जो भी समस्याएं हो जाती हैं वक्त के हिसाब से, आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं और उनके क्या उपचार हो सकते हैं, उन सबको यहां पर देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी संरचना देखें। तो अगर मान लीजिए आंखों को ऐसे रख दिया जाए और उसको हम ऐसे कट कर दें, तो अंदर कुछ इस तरीके की संरचना हमें दिखाई पड़ेगी। तो जिसमें जो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो संरचना आपको दिख रही है, ब्लू कलर की जो संरचना आपको ये दिख रही है, ये असल में क्रिस्टलीय लेंस है, यानी क्रिस्टल यानी पेशियों से बना हुआ, मांसपेशियों से बना हुआ क्रिस्टल रूपी जो है ये एक लेंस होता है। यही जो लेंस होता है, इसी से जब प्रकाश गुजरता है तो उसके बाद जो है वो अपनी इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनाता है। अब प्रतिबिंब बनाता कहां पर है? प्रतिबिंब ये दृष्टि पटल वाली जो एरिया है, जिसे हम लोग रेटिना कहते हैं, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है, यहीं पर इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा जब प्रतिबिंब बन जाता है तो यहां पर प्रतिबिंब जिस प्रकार से बनता है, उस हिसाब से यहां पर कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट होते हैं, यानी प्रतिबिंब के बन जाने के बाद यहां पर एक विशेष प्रकार के इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो दृक् तंत्रिका के द्वारा, दृक् तंत्रिका जिसे ऑप्टिकल नर्व कहते हैं, इसके द्वारा जो है आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं। और फिर क्या होता है, ब्रेन यानी कि मस्तिष्क का एक विशेष भाग होता है। मस्तिष्क के कई भाग होते हैं, ऑलरेडी मैंने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा रखा है मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। तो मस्तिष्क का एक विशेष भाग होता है जो आंखों से आपने क्या देखा, वो जो प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब आखिर किस चीज का था, उसको इवैल्यूएट करता है, उसके बारे में निर्णय लेता है, और फिर आपको इस बात का एहसास होता है कि आप सामने क्या देख रहे हैं या क्या देख चुके हैं। तो ये चीजें, तो ब्रेन का एक विशेष भाग, जहां तक ये सिग्नल यानी कि ऑप्टिकल नर्व जो होती है, दृक् तंत्रिका जो सूचना पहुंचाती है, ये ब्रेन के एक विशेष भाग में पहुंचाती है। वो विशेष भाग जो आंखों से दिखने वाली जो प्रतिबिंब होता है, उसके बारे में जांच परख करता है, और उसके बाद हमें बताता है कि हमने आखिर जो ये सिग्नल आया है, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है, ये जो इमेज जो बनी है, प्रतिबिंब बना है, उसका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया है वो आखिर क्या है, आखिर हम इस समय सामने क्या देख रहे हैं। तो ब्रेन इवैल्यूएट करता है सारी चीजों को कि आखिर आप क्या देख रहे हैं, और वो क्या देख रहे हैं, कैसी चीज देख रहे हैं, उसका इवैल्यूएशन यानी उसका निर्णय तो हमारा ब्रेन करता है। लेकिन ये यहां से यहां तक सूचना
सूचनाएं ले जाने का काम जो है दृक् तंत्रिका या ऑप्टिकल नर्व करती है, और यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है, आपके रेटिना पर बनता है, या आपके जो है वो रेटिना पर ये दृष्टि पटल पर ये इमेज बनती है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे आपको देखना होता है, जैसे कि यहां पर एक स्वच्छ मंडल होता है या कॉर्निया इसे कहा जाता है। ये जो आपका बाहर का एरिया होता है ये कॉर्निया होता है, और इसे स्वच्छ मंडल के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर परितारिका नाम की एक संरचना होती है। ठीक है, परितारिका नाम की संरचना होती है, और फिर उसके बाद यहां पर आगे की तरफ, और इसके बाद बीच में जहां से प्रकाश जो है वो गुजरता है, यानी प्रकाश बाहर से आ रहा है, किसी भी वस्तु से प्रकाश जो निकल कर आ रहा है, जिस एक छोटी सी होल से जिस संरचना से गुजरता है, ठीक है, गुजरता है, उसे हम लोग पुतली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाहर नेत्रोद जैसी संरचना भी होती है। यहां पर जहां पर क्रिस्टलीय लेंस होता है, जो लेंस होता है उसके ऊपर नीचे यहां पर और यहां पर आप देख रहे हैं कि एक विशेष प्रकार की पेशियां होती है जिसे पश्चमाभि पेशियां कहते हैं। यही जो पेशियां होती हैं ये क्या करती हैं, लेंस को अकोमोडेट करती हैं, एडजस्ट करती हैं। आप पास की चीज देख रहे हैं तो लेंस किसी दूसरी तरीके से अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है, एडजस्ट होगा। जब दूर की चीजें देखेंगे तो लेंस अलग तरीके से अकोमोडेट होगा, यानी कि एडजस्ट होगा। तो लेंस को एडजस्ट करने का काम जो है वो कौन करता है, पश्चमाभि पेशियां करती हैं। तो अब ये सारी चीजें मैंने एक मोटा मोटा सारी चीजें आप लोगों को बता दी, ठीक है, बता दी। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी में इन सब चीजों के बारे में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर कहा गया है कि मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। बिल्कुल भाई, इसका लेंस निकाय का एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक है, पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो क्या बताया, इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं पर प्रतिबिंब बनाता है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है, यानी कि दृष्टि पटल पर बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो प्रकाश जो है स्वच्छ मंडल या कॉर्निया से होकर गुजरता है, ठीक है, गुजरता है, ठीक है। अब ये प्रकाश जो गुजरता है, इसके अलावा यह झिल्ली अनुसार यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार होती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है, व्यास लगभग 2.3 होता है, ठीक है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करते हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो क्रिस्टलीय लेंस होते हैं विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी पर सूक्ष्म समायोजन करते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायाफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो यहां पर आपने कहा था कि ये जो पुतली है, ये पुतली है, इसके साइज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, परितारिका करती है। ये परितारिका है और ये पुतली जो है, पुतली से ही क्या के अंदर से ऐसे प्रकाश गुजरता है, तो पुतली को एडजस्ट करने का काम कौन कर रहा है, परितारिका कर रही है। और ये जो पुतली होती है, ये जैसे ज्यादा प्रकाश हो जाता है तो ये पुतली सिकुड़ जाती है, जब कम प्रकाश होता है तो ये पुतली जो है वो फैल जाती है। तो कितना प्रकाश है, ज्यादा प्रकाश में ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश ना करे, इसके लिए पतली क्या हो जाती है, ज्यादा प्रकाश में थोड़ी छोटी हो जाती है। और जब कम प्रकाश होता है, ज्यादा प्रकाश एंट्री हो करने पाए, ठीक है, क्योंकि कम प्रकाश बाहर है, तो हमें हमारी उन कम प्रकाश में भी जितना ज्यादा प्रकाश हमारी आंखों के अंदर इंटर कर पाए, उसके लिए पुतली क्या होती है, अंधेरे में थोड़ा सा फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो इसको, पुतली को एडजस्ट, कितना प्रकाश इंटर करे कितना प्रकाश नहीं इंटर करे, इसको एडजस्ट करने का काम पुतली का होता है, और इसको एडजस्ट करने, यानी पुतली को एडजस्ट करने का काम परितारिका करती है। यही बात यहां पर बताई गई है, ठीक है, बताई गई है। लेंस को मैनेज करने का काम कौन करता है, पश्चमाभि पेशियां करती हैं, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या यहां पर कहा गया कि क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। तो यह पॉइंट भी मैंने अभी बता दिया था कि प्रकाश कितना आपकी आंखों के अंदर प्रवेश करेगा, ठीक है, करेगा, इसका नियंत्रण करने का काम कौन करता है, पुतली करती है, पुतली करती है। तो मैंने क्या बताया, अंधेरे में ये पुतली बड़ी हो जाती है, और जब उजाला होता है, बहुत प्रकाश होता है, तो क्या होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो ये बात होता है। अब नेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो
रेटिना पर जो बनेगा ये वास्तविक होगा और साथ ही साथ उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें से बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी कि वहां पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल तैयार होता है और ये सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, किसके द्वारा, हमारी ऑप्टिक नर्व के द्वारा। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। तो आंख कैसे दिखती है, आंख की संरचना क्या होती है, क्या चीज क्या काम करती है, यह बात आपको समझ में आ गई कि पुतली का क्या काम होता है, साथ ही साथ हमारे रेटिना का क्या काम होता है, ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है और साथ ही साथ उस लेंस का क्या काम होता है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात होती है कि समंजन क्षमता क्या होती है, ठीक है। तो मैंने जैसे जिस तरीके से बताया था कि जो अभिनेत्र लेंस होते हैं वो रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, ठीक है, रेशेदार थोड़ा सा मस्कुलर टाइप का होता है और जेलीवत पदार्थ का बना होता है, ठीक है। अब इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चमाभि पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है, इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाए। तो मैंने आपको जो बताया था कि जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जो मसल्स हैं जो आपने पहले देखी थी, ठीक है, ये जो मसल्स आप लोगों ने देखी थी तो इन्हीं के खिंचाव से, इन्हीं के सिकुड़न की वजह से ये लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है। जब आप दूर की चीजें देखते हैं, पास की चीजें देखते हैं, तो उसी के हिसाब से ये मोटा और पतला, इनके खिंचाव की वजह से ही ये मोटा और पतला होता है, जिसकी वजह से आप आंखों पर जो है दूर की चीजें या पास की चीजें आसानी से देख पाते हैं। तो सारा इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो पश्चमाभि पेशियां होती हैं, ठीक है, उन्हीं के शिथिलन या उन्हीं के खिंचाव की वजह से ही हम क्या होता है कि जो लेंस होता है वो एडजस्ट होता है, फिर जिसकी वजह से हम जो है पास की चीजें और दूर की चीजें अच्छी तरीके से देख पाते हैं। क्या वक्र बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट की नहीं है। तो पश्चमाभि ये पेशियां आप याद रखिएगा और पेशियों के सिकुड़ने की वजह से या फैलने की वजह से ही एडजस्ट होता है लेंस, और फिर लेंस से दूरी और पास के जो बिंब होता है, जो वस्तु होती है, उसे आप स्पष्ट देख पाते हैं, ठीक है। अब अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अभिनेत्र लेंस यानी कि जो लेंस मौजूद है उसकी वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। मतलब अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसकी वजह से वो अपनी फोकस दूरी को यानी कि उसको मतलब थोड़ा सा खींचकर या थोड़ा सा शिथिल होकर जिस तरीके से वो अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट करता है जो ऊपर दिया हुआ है, जिससे कि फोकस दूरी जो है एडजस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो दूर और पास की चीजें देख पाता है, ये उस लेंस की समंजन क्षमता या समंजन कहलाती है। अब बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यहां पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि आप कम से कम, जो बिल्कुल सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रहा हूं जो आपकी याद रखने वाली चीज है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि आप पास से पास, ठीक है, सबसे पास, अपनी आंखों के सबसे पास पास जो है वो कितनी दूरी पर चीजों को देख सकते हैं। मतलब आपकी आंखों के सबसे करीब अगर कोई चीज लाई जाए तो सबसे करीब कितनी करीब लाई जा सकती है जिसमें आपकी आंखें उस चीज को समझ सकती हैं कि आप क्या देख रहे हैं। तो मिनिमम कितनी दूरी पर कोई चीज रखी जाए जिससे कि आपकी आंखें उसे स्पष्ट रूप से देख पाए, ठीक है, स्पष्ट देख पाए, वो होता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। एक यंग इंसान का, जो कि एक जवान है, जो इसके अंदर कोई अभी कमजोरी नहीं आई है, उसके अंदर माना जाता है कि कम से कम वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई चीज अगर देखेगी, कोई चीज रखी जाए तो वो उसे स्पष्ट रूप से देख सकता है, ठीक है, कम से कम, ठीक है, कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वो स्पष्ट देख सकता है। और दूर से दूर कितना देख सकता है, तो यह माना जाता है कि अनंत माना जाता है। मतलब उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, अनंत रूप में वो दूर से दूर कितनी दूरी तक देख सकता
सकता है, तो अगर ऐसे सीधे देखने लगे तो अनंत तक देख सकता है, अनंत तक उसकी क्षमता होती है। तो वही चीज यहां पर बताई गई है। फिर देखिए अब एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं क्या बोलते हैं। एक सिंपल भाव में पहले समझा देता हूं, फिर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको पूरी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएं। तो किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई। बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में। तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं, और इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी आंख का, जो वयस्क मनुष्य है उसकी आंख का निकट बिंदु क्या होता है, ठीक है, होता है तो आप बताइए 25 सेंटीमीटर। तो सामान्य दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकती है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। यानी कि दूर से दूर कितनी दूरी तक हमारी आंखें देख सकती हैं, तो उसकी बात अगर कही जाती है तो उसे दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी होती है। क्या होती है? अनंत दूरी। तो सामने अगर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट देखने लगे तो फिर आप ये नहीं बता सकते सिर्फ हम 3 किलोमीटर देख सकते हैं, 4 किलोमीटर देख सकते हैं। फिर तो ऐसे सामने देखने लगो तो अनंत दूरी तक हमारी आंखें देख सकती हैं। ठीक है, देख सकती हैं। तो सामान्य नेत्र के लिए अनंत दूरी। तो दूर बिंदु हमारा क्या होता है? अनंत दूरी। और निकट बिंदु हमारा कितना क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ऐसे करीब लाओगे तो फिर चीजें नहीं दिखेंगी, 25 सेंटीमीटर के करीब लाओगे। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से और दूर रखोगे तो आराम से चीजें दिख जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी सभी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है। तो बिल्कुल बात आप लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। मुझे लगता है कि आप इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी। अब बात होती है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो क्रिस्टली लेंस होता है, ये जो आप लोगों ने क्रिस्टली लेंस देखा, जो ये देखा, इसी क्रिस्टली लेंस के आसपास जगहों पर यहां पर जो है वो गंदगी वक्त के हिसाब से बहुत सारी कोशिकाएं हमारी आंखों की नष्ट होती रहती हैं। और नष्ट होते 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 होता क्या है कि यहां पर जो है छोटी छोटी कोशिकाएं, साथ ही साथ कुछ तरल पदार्थ जो है यहां पर भर जाता है। और जब ये भर जाता है तो फिर बाहर से आने वाला, किसी वस्तु से आने वाला जो प्रकाश होता है उसमें अवरोध उत्पन्न करने लगता है। ये पूरी गंदगी भर गई, पूरी डेड सेल्स भर गई। ठीक है, बहुत सारी मृत कोशिकाएं भर गई। तो ये जो है प्रकाश फिर पूरी तरीके से अंदर नहीं आ पाता, हमारी जो कह सकते हैं हमारे क्रिस्टली लेंस को भेद नहीं पाता है। और फिर हमारे यहां पर इमेज का फॉर्मेशन ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की जो बीमारी होती है, इस तरीके की जो दिक्कत होती है, उसे हम लोग मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? मोतियाबिंद या कैटरैक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो वही बात यहां पर कही गई कि इस स्थिति को मोतियाबिंद कैटरैक्ट कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। फिर इसमें क्या किया जाता है? शल्य चिकित्सा, सर्जरी की जाती है। क्या किया जाता है? चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाकर जो गंदगी उसके अंदर भरी होती है उसको क्या होता है? ऊज आउट कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। ठीक है, उसको सक कर लिया जाता है, उस गंदगी को साफ कर दिया जाता है। और उसमें अगर जरूरत पड़ने पर आपको एक फ्रेश लेंस, एक जो आर्टिफिशियल लेंस जो है डालकर मोतियाबिंद का इलाज कराया जाता है। तो ये अक्सर उम्र के साथ में ये बीमारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो एक बीमारी आपको क्लियर हो गई, एक दिक्कत क्लियर हो गई जिसका नाम मोतियाबिंद है। ठीक है, मोतियाबिंद ये अक्सर बुढ़ापे में देखा जाता है, 55-60 उम्र के बाद लोगों में देखा जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे हम लोगों की खान पान की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन जो शैली है उसमें है। साथ ही साथ हमें आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, वो हो जाती हैं। तो अक्सर जो मोतियाबिंद है वो वैसे तो 50-55-60 के बाद ही लोगों के अंदर होता था, लेकिन आज जिस तरीके की लाइफस्टाइल और बीमारियां हमारे शरीर में हो रही हैं, खान पान की वजह से भी हो रही हैं बहुत सारी बीमारियां, तो उसमें देखा जा रहा है कि मोतियाबिंद वक्त से पहले हो जा रहा है। मतलब कम उम्र के लोगों को 30, 35, 25 ऐसे साल के लोगों को भी मोतियाबिंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वो एक अलग समस्या है, लेकिन ज्यादातर ये उम्रदराज लोगों को होता है। अब बात आ जाती है कि सर एक होता है निकट दृष्टि दोष, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जामिनेशन में आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष, जिसे नियर साइटनेस के नाम से जाना जाता है या इसे निकट दृष्टिता के नाम से भी जाना जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में नाम से आप समझिएगा, निकट दृष्टि दोष का मामला यह हो जाता है कि इसमें जो
आपकी कोई विकेट रखी मतलब इसमें क्या होता है, सीधी सी बात, इसको मैं अगर बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बता दूं कि ये ज्यादा, पहली पॉइंट तो ये याद रखिएगा, ज्यादातर कम उम्र के लोगों को यही दिक्कत होती है, कम उम्र के लोगों को यही निकट दृष्टि दोष ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पास की चीजें तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, करीब में अगर किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन दूर की चीजें जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखना बंद हो जाती हैं। ठीक है, दूर की चीजें जो है वो दिखना बंद हो जाती हैं, दूर की चीजें आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो पास की चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, कम उम्र के लोगों को होता है। ठीक है, और ज्यादातर कंप्यूटर पर काम आप कर रहे हैं, ज्यादातर मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हैं, तो आपको अक्सर निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि निकट की चीजें आपको क्या होती हैं, स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, दूर की चीजें आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता नियम कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, देख पाता है, तो यह बिल्कुल बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये जो इमेज का फॉर्मेशन, ऐसा व्यक्ति ये सब आपने देख लिया, प्रतिबिंब दृष्टि पर न बनकर सामने बनता है। हाँ, अब इसमें एक चीज पॉइंट याद रखिएगा कि जो निकट दृष्टि, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भैया कम उम्र के लोगों को होता है। दूसरा पॉइंट आपने देख लिया कि इसमें क्या होता है कि निकट की चीजें तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ती हैं लेकिन दूर की चीजें आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। और तीसरी चीज जो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखने की चीज है, वो है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना पर न बनकर दृष्टि पटल के सामने बनने लगता है। दृष्टि पटल के सामने यानी कि यहां पर मान लीजिए कि वैसे बनना चाहिए कहां पर इमेज, यहां पर इमेज बननी चाहिए, स्पष्ट इमेज, अगर कोई चीज आप देख रहे हो तो उसकी इमेज यहां बननी चाहिए, लेकिन वो इमेज जो है यहां पर ना बन, यहां पर यानी ये रेटिना है ना, या रेटिना पे ना बनकर बल्कि उसके आगे बनने लगती है, यहां पर बनने लगती है। तो दूर से कोई चीज आप देख रहे हैं, दूर की कोई चीज देख रहे हैं तो उसकी इमेज रेटिना पे ना बनकर बल्कि ये आपके रेटिना के आगे बनने लगती है, यहां पे प्रकाश की किरणें मिलने लगती हैं और यहां पर बनने लगती हैं। तो अब आप इसको क्या करते हो, इसको कैसे करेक्ट करते हैं, चौथा पॉइंट जो आपको याद रखने वाला है। तो करेक्ट क्या करते हो, करेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, अवतल लेंस का उपयोग करते हो। तो याद कर लीजिए, पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब हम लोगों को निकट दृष्टि दोष होता है तो इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, यानी अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाते हैं। और फिर अवतल लेंस का चश्मा जब लगाते हैं, ये अवतल लेंस का चश्मा होता है, तो जब इसे लगाया जाता है तो ये अवतल लेंस का चश्मा क्या करता है कि प्रकाश जो बाहर से आता है उसको फैलाकर उसको आगे भेजकर क्या करता है, फिर से इमेज को रेटिना पर बनाना शुरू कर देता है। तो इसका जो इलाज है, यानी कि निकट दृष्टि दोष का जो इलाज है वो क्या है, अवतल लेंस का चश्मा पहनना। अवतल लेंस, तो इसका मतलब जैसे मेरे आंखों में जो चश्मा लगा हुआ है वो अवतल लेंस लगा हुआ है, मुझे भी यही निकट दृष्टि दोष है। ठीक है, दृष्टि, और ज्यादातर यंग लोगों में निकट दृष्टि दोष ही देखा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष या दूरदर्शिता या फार साइटनेस जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो यह ज्यादातर उम्रदराज लोगों को होता है, जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर हो जाती है, उन लोगों के अंदर आप देखेंगे तो उनके अंदर यह वाला दोष देखने को मिलेगा, दीर्घ दृष्टि दोष देखने को मिलेगा, यानी कि फार साइटनेस देखने को मिलेगा। दूर की चीजें वो स्पष्ट देख लेते हैं। इसी वजह से जो ओल्ड एज लोग होते हैं, वो पता लगा कि मोहल्ले में अपने घर पे वो न्यूज़पेपर उनको पढ़ने के लिए दे दो तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे, बिना चश्मे के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर उनसे कह दो कि मोहल्ले में कौन सा लड़का कब गुजरा था, ट्यूशन कब गया था, कौन सी लड़की कब गुजरी थी, कौन सी भाभी कब गुजरी थी, तो उनको सब पता होता है, मोहल्ले की सारी जानकारियां उनकी होती हैं। वो दूर से मतलब कौन किसके घर में कौन आ रहा है, कौन किसके घर में कौन सुबह निकलता है, कितने बजे निकलता है, कब वह शाम को वापस आता है, ठीक है, कौन सी भाभी आती हैं, कौन सी बुआ आती हैं, सब उनको पता होता है। वो घर में बैठे बैठे सब उनको पता होता है, क्योंकि उनकी दूर की दृष्टि सही होती है लेकिन करीब की दृष्टि सही नहीं होती। अखबार नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन क्योंकि वो पास से पढ़ना होता है ना, तो बस वहीं से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ज्यादातर ओल्ड एज लोगों को होता है ये। और इसमें क्या होता है, दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं लेकिन करीब की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो यहां पर यही बात इन्होंने कही है कि दीर्घ
दृष्टि दोष को दूरदृष्टिता फाइव साइंटिस्ट भी कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट सुस्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट से दूर हट जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इमेज बनने शुरू होती है, नॉर्मली इमेज कहां बननी चाहिए? रेटिना पे बननी चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होता है, ये इमेज जो है वो रेटिना से पीछे बनने लगती है, यहां पर बनने लगती है। रेटिना ये है, बननी यहां चाहिए, लेकिन बननी कहां पे शुरू हो जाती है? रेटिना के पीछे बनने लगती है। तो इसके लिए, इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का जब उपयोग करते हैं तो यहां से प्रकाश, यानी किसी भी बिंब से, यानी किसी भी वस्तु से जब प्रकाश आता है तो यह प्रकाश को क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है, और केंद्रित करके इसको कहां पर कर देता है? आपके स्पष्ट रूप से रेटिना पर बनाने लगता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे कि प्रकाश पूरी तरीके से केंद्रित हो जाता है कहां पर? रेटिना पर, उत्तल लेंस लगाने की वजह से, और फिर इमेज स्पष्ट रूप से बनने लगती है और उन्हें पास का भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरू हो जाता है। तो यहां पर लिखा है यह कि पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टि पर रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। यह इस दोष के उत्पन्न होने के कारण तो अलग बात है, उस पर मत जाइए। उत्तल लेंस युक्त चश्मे दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकसित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त क्षमता प्रदान करते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? उत्तल लेंस की जरूरत होती है। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि भाई सीधी सी बात है, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है और साथ ही साथ जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है। एक तीसरे प्रकार की चीज होती है जिसे जरा दूर दृश्यता के नाम से बोलते हैं, या जरा दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रेसबायोपिया के नाम से इसे जानते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें दोनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, ना आपको स्पष्ट रूप से पास की चीजें भी ना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं, और ना ही आपको दूर की चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप बाईफोकल लेंसेज का उपयोग करते हो, बाईफोकल लेंस यूज करते हो। तो जैसे ये चश्मा है, तो चश्मे में ये नीचे की तरफ इस तरीके से आपने देखा होगा, नीचे अलग तरीके का आपको लेंस दिखाई पड़ेगा और ऊपर अलग तरीके का लेंस दिखाई पड़ेगा। नीचे की तरफ जो है वो मुख्यतः जो है वो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ ऊपर की तरफ अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इस तरीके से आपको बाईफोकल लेंसेज होते हैं, उनका उपयोग करके आप इस दृष्टि दोष को दूर करते हो। तो यहां पे लिखा है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधक चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं, या पक्षमापी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने तथा क्रिस्टली लेंस को के लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है। मतलब वो जो पक्षमापी पेशियां थी वो सही से नहीं काम कर पाती उम्र के साथ साथ, इसी वजह से वो लेंस एडजस्ट नहीं हो पाता, और फाइनली जो है ये दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए द्विफोकसी लेंस हो या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैंने ये बता दिया कि ये कैसे होता है। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ठीक है, सारी बातें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दी। ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, या दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता प्रदान करता है, तथा निचला भाग उत्तल लेंस का होता है। ठीक है, उत्तल लेंस का होता है, या पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। तो बिल्कुल बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने वही चीज जो है मैं अपने शब्दों में पहले बता देता हूं, आसान भाषा में समझा देता हूं, फिर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की लाइन भी मैं कोट कर देता हूं, जिससे कि आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, क्योंकि हम यहां पे एनसीईआरटी खत्म कर रहे हैं। तो लाइन टू लाइन जो आपके काम की एनसीईआरटी है उसे हम यहां पे फिनिश करते हैं। ठीक है, और आजकल जो है कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जा रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई लेंस बाहर से लगाने की जरूरत ही नहीं है, चश्मा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है वो आंखों के अंदर ही लेंसेज, जिस प्रकार के लेंसेज की जरूरत है उनमें चश्मा मत लगाइए, अपनी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस आप लगा लीजिए, और कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर अपने जो दृष्टि दोष हैं उनको सही कर सकते हैं। या आजकल जो है बहुत सारी शल्य चिकित्साएं भी हो रही हैं, शल्य चिकित्सा करवा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए, तो आपको जो भी दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, उसको सही किया जा सकता है। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। तो जरा दृष्टि दोष भी आपको समझ में आ गया। अब यहां पर जब किसी की आंख पूरी तरीके से खराब हो जाती है, बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है, यानी कि व्यक्ति जो है वो मतलब अंधेपन का शिकार हो जाता है, तो एनसीईआरटी ने एक पूरा बॉक्स बना कर दिया है कि मतलब एक तरीके से ये प्रमोशन कर रहे हैं, एक तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि भाई कि लोगों को अगर किसी का नेत्र नहीं है या नेत्र उसका नेत्रहीन हो गया है, अगर उसके अंदर नेत्र से देखने की क्षमता खत्म हो गई है, तो जो लोग अपनी
जब डेथ होती है तो डेथ के बाद जो है अपनी नेत्र को वो किसी को डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि जिनके पास आंखें नहीं हैं उनको आंखें मिल सकें और वो भी इस हरी भरी खूबसूरत सी दुनिया, जो रंग बिरंगी दुनिया है, उसको देख सकें। तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको इंकरेज करने के लिए पूरा बॉक्स दिया गया है, इसमें समझाया गया है, कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं और फिर बताया गया है कि किस किस तरीके से ये ट्रांसप्लांटेशन या ये आप जब डोनेशन करते हैं तो किस तरीके से ये दूसरों की जिंदगियां, दूसरों की आंखों में रोशनी लाने का काम करता है। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा एक बार जरूर पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन टू लाइन में बोलता जा रहा हूं, समझ फैक्ट ही है तो इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं, ठीक है, बस आप इसे देखते जाइए, ठीक है। तो विकासशील देशों के लगभग 3.5 करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन है, ये फैक्ट है, तथा उनमें से अधिकांश की दृष्टि ठीक की जा सकती है। कॉर्निया अंधता से पीड़ित लगभग 45 लाख व्यक्तियों को नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया के प्रत्यारोपण से ठीक किया जा सकता है। मतलब 45 लाख लोगों की जिनको लोगों की कॉर्निया खराब हो जाती है, उनकी कॉर्निया अगर कोई डोनेट कर दे, तो उन नेत्रदान कर दे, तो ऐसी कंडीशन में उनकी आंखों में फिर से रोशनी लाई जा सकती है। इन 45 लाख व्यक्तियों में 60% बच्चे हैं, बताइए 60% बच्चे हैं 12 वर्ष से कम आयु के हैं, ठीक है। अतः यदि हमें दृष्टि का वरदान प्राप्त है तो क्यों ना इसे हमें उन्हें अपने नेत्र देकर जाएं जिनके पास दृष्टि नहीं है। नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप ध्यान से देखिए। पहला इन्होंने बताया है कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग अथवा लिंग का हो सकता है, याद रखिएगा। चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दम के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब नहीं हम तो बीमार हैं तो हम नेत्रदान कैसे कर सकते हैं, हमें डायबिटीज हुई थी तो हम कैसे कर सकते हैं, इसकी दिक्कत नहीं है, आप नेत्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल सुन लीजिएगा, बिल्कुल पॉइंट नोट करते जाइएगा और साथ ही साथ एक बात सुन जरूर लीजिएगा। मृत्यु के पश्चात 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए, अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचित करें। फिर इसके बाद नेत्र बैंक की टीम दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ये एक बहुत सरल प्रक्रिया है। इसकी वजह से जो डेड बॉडी होती है उसको कोई खास नुकसान नहीं होता, बहुत ही संभाल कर इसको निकाला जाता है, जिससे कि उसका कोई विरूपण नहीं होता है, यानी उसकी रूप जो व्यक्ति होता है जो नेत्रदान करता है उसकी जो डेड बॉडी होती है वो खराब नहीं होती है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जो एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, जल भीति, रेबीज, तीव्र ल्यूकेमिया यानी कैंसर, धनुस्तंभ, टेटनस, हैजा, तनिका शोध, मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क शोध, इंसेफेलाइटिस से संक्रमित हैं या जिनकी इनके कारण मृत्यु हुई है, नेत्रदान नहीं कर सकते। तो कौन नहीं नेत्रदान कर सकता, ये बिल्कुल बात यहां पर स्पष्ट कर दी गई है। नेत्र बैंक दान किए गए नेत्रों को एकत्रित करता है, उनका मूल्यांकन करता है तथा उन्हें वितरित करता है। सभी दान के लिए गए नेत्रों का चिकित्सा के उच्च मापदंडों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्यारोपण के मानकों पर खरा न उतरने वाले नेत्रों को महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। दानकर्ता तथा नेत्र लेने वाले दोनों की पहचान को गुप्त रखा जाता है। नेत्रों का एक युगल कॉर्निया अंधता से पीड़ित 4 व्यक्तियों तक को दृष्टि प्रदान कर सकता है। तो मतलब यह है कि अगर आप किसी एक मतलब दोनों आंखें अगर किसी को दान करते हैं तो कम से कम 4 लोगों की आंखों को बचाया जा सकता है। कौन नहीं कर सकता है, कौन कर सकता है, ये सारी बातें इसमें स्पष्ट कर दी गई हैं और इसे आप लोगों को भी समझना चाहिए और दूसरों को भी ये बातें बतानी चाहिए, जिससे कि लोगों की आंखों की रोशनी को फिर से वापस किया जा सके, ठीक है। अब बात यहां पर आ जाती है, अब ये आंखों के बारे में तो हमें पता चल गया। अब कुछ हम लोग जो है वो सूक्ष्म मतलब प्रकाश के जो और भी फिनोमेनाज हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, सिंपल भाषा में पहले समझ लीजिए, फिर हम इसके लाइन टू लाइन आपको बता देंगे। तो ये आपका प्रिज्म होता है, आपने देखा होगा एक शीशे का गुटका होता है, ठीक है, एक कांच का गुटका होता है जिसे हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है, तो जब ये श्वेत प्रकाश पुंज जो है इस प्रिज्म से, इस गुटके से, इस कांच के गुटके से गुजरता है, तो ये 7 रंगों में विभेदित हो जाता है, 7 रंगों में
ये विभक्त हो जाता है, ठीक है, ये बढ़ जाता है, और इसी फेनोमेना को, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये जो 7 रंग, यानी ये जो श्वेत प्रकाश होता है, जब इसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, जब इसका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है। 7 रंगों में जो प्रकाश होता है उसमें कौन कौन सा है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यानी 7 रंग इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये विबग्योर नाम के कलर में बढ़ जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंगों में ये विभक्त हो जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जो झुकाव होता है वो वायलेट रंग का होता है, बैगनी रंग का, और सबसे कम झुकाव जो होता है वो किसका होता है? लाल रंग का। ये इसकी वजह से क्योंकि इनकी तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है, ठीक है। जो लाल रंग होता है, ठीक है, लाल रंग होता है, तो ये इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है ये ज्यादा होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो इनकी वजह से क्या होता है? इनका जो है झुकाव कम से ज्यादा वायलेट का होता है और सबसे कम रेड का होता है, इसलिए सबसे ऊपर यहां पर रेड देखा जाता है। तो अब देखिए इसकी लाइन टू लाइन देखते हैं। प्रसिद्ध परिवर्णी शब्द विबग्योर आपको वर्णों के क्रम याद रखने में सहायता करेगा। प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो सकता है कि आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाएं, फिर भी कुछ ऐसा है जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहते हैं। बता चुका हूं, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों में झुकते मुड़ते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है, इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों को अनुदिश निर्गत होती हैं। तो ये झुकाव की वजह से ही ये अलग अलग रंग में विभक्त हो जाता है। तो बात बिल्कुल यहां पर स्पष्ट हो गई, ठीक है, कि भाई वर्ण विक्षेपण क्या होता है, बिल्कुल बात क्लियर हो गई। अब ये वर्ण विक्षेपण का एक एप्लीकेशन होता है, वो होता है कहां पर? ये एप्लीकेशन होता है आपके इंद्रधनुष के बनने में। तो याद रखिएगा, इंद्रधनुष जो बनता है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से बनता है, लेकिन प्रकाश के सिर्फ वर्ण विक्षेपण की वजह से ही इंद्रधनुष नहीं बनता है। तो सबसे पहले तो किस वजह से बनता है? प्रकाश के और भी अन्य कई कह सकते हैं घटनाएं होती हैं जिनकी वजह से हमारा इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष सिर्फ प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की वजह से नहीं बनता, बल्कि प्रकाश की अन्य घटनाओं की वजह से, अन्य फेनोमेनास की वजह से भी और मतलब अन्य फेनोमेना भी इस इंद्रधनुष के बनाने में सहायक होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? जब प्रकाश जो है, मान लीजिए ये वर्षा की बूंद है, जब वर्षा की बूंद में प्रकाश जो है वो वायु से, ये वायु होती है और ये जल होता है, जल से ही तो वर्षा की बूंद बनी होती है। तो जब ये वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करता है, तो कल मैंने इस क्लास में बताया, तो उसे क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो ये वायु से जब जल में प्रवेश करता है तो ये फेनोमेना क्या हो गया? अपवर्तन। तो इसका मतलब कि इंद्रधनुष बनने में अपवर्तन की भी जरूरत है। फिर उसके बाद जब ये अंदर जाता है, तो अंदर जाने के बाद ये इस एंगल पर गिरता है कि वापस उसी बूंद में फिर से वापस चला, ये प्रकाश फिर वापस चला जाता है, यानी कि यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश अपने ही माध्यम में पहुंचकर और फिर अपने ही माध्यम में वापस हो जाता है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, तो एक अपवर्तन भी होता है, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। और फिर उसके बाद जब ये इससे बाहर निकलता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई पड़ती है। तो यानी कि वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि आकाश में जो इंद्रधनुष बन रहा है उसमें अपवर्तन भी होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है और साथ ही साथ वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो ये तीनों परिघटनाएं होती हैं प्रकाश की, तब जाकर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बात होता है। तो प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्ण क्षेत्रों के नेत्रों तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऐसी घटना आकाश में इंद्रधनुष कैसे क्या बनता है, अगर आपसे पूछा जाए वर्ण विक्षेपण की वजह से बनता है, सिर्फ वर्ण विक्षेपण की वजह से, या सिर्फ अपवर्तन की वजह से, या सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से? नहीं, इन तीनों की वजह से ही आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात आती है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, अपवर्तन आप लोग कल समझ ही लिए थे, जिन लोगों ने नहीं समझा है फिर से जाकर
देख लें और समझ लें कि प्रकाश में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है कि जब कोई भी फिर से एक बार ऐसे ही बता देता हूं कि जब आपका कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वो नॉर्मल यानी कि अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं या अभिलंब से दूर अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं या अभिलंब से दूर चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जो घटनाएं होती हैं ये डिपेंड करता है कि माध्यम कैसा है, ये डिपेंड करता है माध्यम सघन है या विरल है। यानी दोनों माध्यमों में जब तुलना की जाती है तो सघनता और उनकी विरलता में जब तुलना की जाती है तो कभी कभी कुछ एक विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जब प्रकाश इंटर करता है तो अभिलंब की तरफ प्रकाश झुक जाता है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अभिलंब से दूर हो जाता है प्रकाश की किरण। तो ये जो घटना होती है इसे अपवर्तन कहते हैं। तो ये अपवर्तन जो होता है ये हमारे वायुमंडल में भी होता है। ठीक है, अपवर्तन मैंने कल डिटेल में पढ़ा लिया, उस क्लास को जाकर फिर डिटेल में आप देख लीजिए तो उसमें और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब ये अपवर्तन जो होता है, ये अपवर्तन जो होता है ये वायुमंडल में भी देखने को मिलता है। तो होता कैसे वायुमंडल में देखने को मिलता है इसको समझिए जरा। तो होता क्या है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, तो ये जो पृथ्वी है इसे समझिए, तो इस पृथ्वी है तो पृथ्वी के करीब यानी पृथ्वी की सतह के करीब सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। याद रखिए पहले भी क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है। तो पृथ्वी के सबसे करीब गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा, पृथ्वी की सतह के करीब सबसे ज्यादा, सतह पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण कम होता जाता है। तो यहां पर जो वायुमंडलीय गैसें हैं, क्योंकि पृथ्वी चारों तरफ गैसों और साथ ही साथ H2O यानी कि वाटर वेपर यानी कि जो जलवाष्प होती है और विभिन्न प्रकार की जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनसे बना हुआ एक वायुमंडल से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। ये बात तो आपको पता ही होगी। तो वायुमंडल से ही हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो घिरी हुई है, जो किससे, विभिन्न प्रकार की गैसों और साथ ही साथ जलवाष्प से बने हुए वायुमंडल से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है। अब ये जो वायुमंडलीय गैसें हैं जो वायुमंडल को बनाती हैं, ये गैसें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही मतलब इनका जो बंधाव है यानी कि उनका जो वो बंधी हुई हैं, यानी वायुमंडल जो आज हमारे पृथ्वी के पास मौजूद है वो असल में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जहां पे ज्यादा होगा वहां पर वायुमंडलीय गैसें ज्यादा मौजूद होंगी, यानी वायुमंडलीय घनत्व ज्यादा मौजूद होगा। इसका मतलब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे ज्यादा सतह के करीब है। तो इसका मतलब सतह के करीब जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा है तो वायुमंडलीय गैसें जो हैं वो यहीं पर ज्यादा पाई जाएंगी, यानी वायुमंडलीय घनत्व भी सबसे ज्यादा यहां पे पाया जाएगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मैंने बताया पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम होता जाएगा, तो इसका मतलब वायुमंडलीय जो घनत्व होगा यानी वायुमंडल की जो गैसें होंगी वो भी कम होती चली जाएंगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा घनत्व वाला वायुमंडल जो है वो पृथ्वी की सतह के पास पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहां पर सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, ऊंचाई पर जाते जाएंगे, वायुमंडलीय घनत्व कम होता जाएगा, यानी वायुमंडलीय गैसें कम होती जाएंगी। तो सीधी सी बात है, अगर यहां पे वायुमंडलीय घनत्व ज्यादा है तो अगर हम ऊपर से कंपेयर करें, यानी मान लीजिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, ये दोनों भाग अलग अलग हैं, तो यहां पर क्योंकि पृथ्वी के सतह के करीब है तो यहां वायुमंडलीय घनत्व ज्यादा होगा और यहां ऊपर जाने पर वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो अगर दोनों को कंपेयर करें, यानी कि इस लेयर को इस लेयर से कंपेयर करें, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाएगा कि ये माध्यम इस माध्यम से सघन है और ये माध्यम इस माध्यम से विरल है। ठीक है, तो इसका मतलब सघन माध्यम नीचे की तरफ होगा और विरल माध्यम ऊपर की तरफ होगा। तो इसका मतलब यह है कि वायुमंडलीय घनत्व में परिवर्तन के कारण जो है वो कंपैरेटिवली हमारे जो वायुमंडल होता है उसमें सतह के करीब जो वायुमंडल होता है वो सघन होता है कंपैरेटिवली ऊपर के वायुमंडल से, जो कि कंपैरेटिवली यानी कि उसको अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो वो ऊपर का वायुमंडल क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा। तो हमारी सघनता पृथ्वी के सतह के करीब वायुमंडल की ज्यादा होती है, ऊपर जाने पर यह सघनता कम होती जाती है, यानी विरलता बढ़ती जाती है। यह बात बिल्कुल अगर आपको स्पष्ट हो गई होगी तो सीधी सी बात है, अगर ऊपर से अगर यह बात आपको स्पष्ट हो गई कि हमारे जो पृथ्वी के करीब वायुमंडल है यानी सतह के करीब वायुमंडल वो सघन है, ऊपर जाने पर विरलता बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी कि कम थिन हो जाता है वायुमंडल। तो ऐसी कंडीशन
कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे तारों से प्रकाश आ रहा है, तो जब हमारे तारों से प्रवेश कर रहा है प्रकाश, तो हमारी विरल से प्रकाश सघन की तरफ मुड़ता जाएगा। ठीक है, विरल से प्रकाश क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऊपरी वायुमंडल विरल है कंपैरेटिवली, ठीक है, अगर तुलनात्मक रूप से देखें, और नीचे वायुमंडल सघन है, तो सीधी सी बात है, जब प्रकाश मान लीजिए तारों से आता है, तो तारों से जब आता है यह प्रकाश, तो पहले विरल माध्यम में, फिर उससे सघन, उससे सघन, उससे सघन, उससे सघन, उससे सघन, उससे सघन करते हुए नीचे की तरफ हमारे धरती की सतह तक पहुंचता है। तो जब आपको पता है कि जो अपवर्तन होता है उसमें जब विरल माध्यम से, ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रकाश आएगा, तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, या यहां से कोई प्रकाश ऊपर की तरफ भेजा जाएगा, तो यह क्या होगा कि आपके जो अभिलंब है उससे दूर चला जाएगा। तो ये परिघटना देखने को मिलेगी। तो जब ये परिघटना देखने को मिलेगी, तो इसकी वजह से विभिन्न प्रकार की घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में सघनता और विरलता की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी परिघटनाएं, हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। भाई सीधी सी बात है, आपने देखा कि ये प्रकाश का अपवर्तन ही तो हुआ, प्रकाश के अपवर्तन, यहां पे प्रकाश आया और फिर उसके बाद विरल से सघन, फिर विरल और सघन और सघन और सघन करते हुए वो झुकता चला जा रहा है, तो ये एक तरीके का अपवर्तन हो गया। और ये किसकी वजह से हो रहा है, वायुमंडल की वजह से हो रहा है, तो इसे वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे। तो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन्हें आपको सिर्फ याद करने की जरूरत है, सिर्फ याद रखने की जरूरत है। तो मतलब यह है कि जैसे कोई भी तारा है, तो जो तारा जो होता है, वो तारे का प्रकाश जब ऊपर से धीरे धीरे करते हुए हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वो झुकता जाता है, झुकता जाता है, झुकता जाता है। और जब वो झुकता जाता है, क्योंकि इधर विरल माध्यम, इधर सघन माध्यम है, तो ये झुकता जाता है, झुकते झुकते ऐसे झुकता है कि हमें लगता है ये जो प्रकाश आ रहा है वो असल में सीधे आ रहा है, यहां से आ रहा है। तो हमें तारा यहां दिखाई पड़ता है, जबकि तारे का प्रकाश यहां से आ रहा है, तारे का प्रकाश यहां से आ रहा है, लेकिन वो हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से झुकते 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 ऐसे आ जा रहा है, और हमें समझ में आता है कि तारे का ये प्रकाश यहां पर, हमें आभास ये होता है तारे का प्रकाश हमें यहां से आ रहा है, तो हमें तारा यहां दिखाई पड़ता है, लेकिन असल में तारा यहां होता है। तो तारा है यहां पर, दिखाई यहां पर दे रहा है, तो इसकी वजह ये क्यों हो रहा है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ही हो रहा है, ठीक है, हो रहा है। तो याद रखिएगा, तारे का अपनी जगह से दूर दिखाई देना या अलग दिखाई देना, ठीक है, आभासी दिखाई देना, तो किसकी वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। इसके अलावा बहुत सारे हमारी वायुमंडल में लगातार गैस एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती हैं, तो आगे पीछे वायुमंडल होता रहता है, जिसकी वजह से कभी प्रकाश की किरणें जो तारे से निकल आ रही हैं वो कभी हमें दिखाई पड़ती हैं, कभी रुक जाती हैं, कभी दिखाई पड़ती हैं, कभी रुक जाती हैं। इसकी वजह से कभी वो प्रकाश हमें तारा जलता बुझता नजर आता है, और इसी वजह से तारों का जो टिमटिमाना आप कहते हैं वो इसी प्रकाशीय अपवर्तन की वजह से होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि तारे जो हैं वो असल में जहां नजर आते हैं वहां नहीं होते हैं, उससे अलग जगह पर होते हैं। क्यों होते हैं, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होते हैं। तारों का जो टिमटिमाना है वो भी जो है वो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। इसके अलावा आपने देखा होगा सुबह और शाम का जो सूरज है, जब आप देखते होंगे तो सुबह का जो सूरज होता है वो उगने से 5 से 7 मिनट पहले ही हमें नजर आ जाता है, और साथ ही साथ डूबने के बाद भी 5 से 7 मिनट तक डूबने के बाद भी हमें नजर आता रहता है, ठीक है, वो डूब चुका है। जो आप सूरज 5 से शाम को देखते हैं उसमें कुछ देर तक जो सूरज आपको नजर आता है वो जो लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में देखते हैं, वो असल में सूरज डूब चुका होता है। लेकिन असल में डूबने के बाद जो अपवर्तित प्रकाश है, ठीक है, वो जब हमारे ये मान लीजिए सूरज है, ये डूब चुका है, क्षितिज के नीचे जा चुका है, अब लेकिन जा तो चुका है, लेकिन यहां से जो प्रकाश जा रहा है ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, और फिर झुकते हमारी मतलब वायुमंडलीय जो मतलब जो लेयर्स हैं हमारी सघन और विरल, तो वायुमंडल की उस लेयर की में जब प्रवेश करता है तो वो झुकते ऐसे आता है, और हमें लगता है कि ये प्रकाश यहां से आ रहा है और सूरज हमें यहां दिखाई पड़ता है। तो सूरज असल में क्षितिज के नीचे डूब चुका है, लेकिन ये सूरज
सूरज से निकलने वाली जो क्षितिज के नीचे सूरज है उससे निकलने वाली ये जो किरणें ऐसे चली जानी चाहिए, तो वो अगर वायुमंडल ना होता तो ऐसे सीधे चली जाती, तो हम यहां पर खड़े होते तो हमें ना दिखाई पड़ता। लेकिन हमें दिखाई क्यों पड़ रहा है ये सूरज? क्योंकि ये प्रकाश की किरणें ऐसे जा रही हैं, लेकिन प्रकाश जो वायुमंडल में सघनता और विरलता होने की वजह से ये झुकने लगती हैं, झुकते झुकते ऐसे आ जाती हैं। जब ऐसे आ जाती हैं तो हमें लगता है ये प्रकाश यहां से आ रहा है और हमें सूरज यहां पर दिखाई पड़ता है। तो शाम और सुबह का जो सूरज होता है वो हमें जो थोड़ी देर तक दिखाई पड़ता रहता है उगने से पहले या डूबने के बाद में, वो असल में वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। तो अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त जो होता है वो असल में किसकी वजह से है? वो इसी की वजह से है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। असल में हम वो रियल में सूरज नहीं देख रहे होते हैं, बल्कि सूरज का अपवर्तित रूप ही देख रहे होते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर वो जो लाल दिखाई पड़ता है सुबह और शाम का सूरज, क्या इसकी वजह उसकी वजह भी यही है? नहीं, वो उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह दूसरी कुछ है, उसे हम आगे बताते हैं। उसकी वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का सर प्रकीर्णन क्या होता है? होता यह है कि जो हमारा प्रकाश है वो 7 रंगों से बना हुआ है। आपको पता ये विबग्योर जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, तो प्रकाश जो बना हुआ है वो 7 रंगों में बना हुआ है, विबग्योर से बना हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है इसमें, ठीक है, वो जो है बहुत मतलब विवर्तन का मतलब, प्रकीर्णन का मतलब ये हो गया कि फैल जाना, बिखर जाना। ठीक है, इसका जो सिंपल भाषा में मतलब हुआ कि बिखर जाना। तो जो इसका प्रकाश, जो सफेद प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है वो बिखर जाता है। तो सबसे ज्यादा जो बिखराव होता है वो नीले रंग का होता है। ठीक है, और सबसे कम जो बिखराव होता है वो किसका होता है? आपका लाल रंग का होता है। तो इसलिए क्या तो होता है, तो जब हमारा सूर्य, सुनिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तो जैसे हमारे सूर्य का प्रकाश, अगर मान लीजिए आप यहां पर दिन में बिल्कुल भरी दोपहरी में खड़े हैं, तो सीधी सी बात है जब प्रकाश जो है वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ये वायुमंडल में जब प्रवेश करता है सूर्य का प्रकाश, तो ये सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडलीय जो गैसेस हैं उनके संपर्क में आने के बाद इसका जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी इनके जो रंग होते हैं, इनके जो वर्ण होते हैं वो बिखर जाते हैं। और जब वायुमंडल में ये प्रवेश करता है तो इसके जितने भी वर्ण होते हैं, स्पेक्ट्रम होते हैं, बिखर जाते हैं। और जब ये बिखरते हैं, यानी ये अलग अलग रंगों में बिखरते हैं, तो सबसे ज्यादा बिखराव क्या होगा? नीले रंग का होगा। ठीक है, नीले रंग का होगा, वायलेट रंग का होगा, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इनका होगा सबसे ज्यादा बिखराव। तो इसी वजह से जब ये बिखराव सबसे ज्यादा होगा तो दोपहर के वक्त, और स्पष्ट अगर आपको आकाश दिखाई पड़ रहा है, तो जब इसके अंदर सूर्य का प्रकाश इंटर करेगा, स्पष्ट आकाश है, तो जब ये वायुमंडलीय परतों में ये प्रकाश इंटर करेगा तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा बिखराव होगा नीले रंग का होगा या वायलेट इंडिगो रंग का होगा। और इस तरीके से आसमानी रंग एक बनकर चला आता है और इसका होता है। और फिर जब इनका बिखराव होता है तो ये जब चारों तरफ ये रंग बिखर जाता है, चारों तरफ ये रंग बिखर, सबसे ज्यादा बिखराव किसका हो रहा है? नीले रंग का, वायलेट रंग का, इंडिगो रंग का। तो जब सबसे ज्यादा बिखराव इन्हीं रंगों का हो रहा है तो चारों तरफ आपको कैसा आसमान दिखाई पड़ेगा? नीला आसमान दिखाई पड़ेगा, आसमानी आसमान दिखाई पड़ेगा। तो दिन के वक्त पे प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी वायुमंडलीय परतों में इंटर करता है सूर्य का प्रकाश, तो वो अपने अलग अलग रंगों में बिखर जाता है, अलग अलग रंग अलग अलग तरीके से बिखर जाते हैं। तो सबसे ज्यादा बिखराव क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ब्लू रंगों का हो रहा है, तो इनका बिखराव दिन में, क्योंकि सीधे सूरज ऊपर से नीचे हमारे बिल्कुल सर पर होता है, तो जब उसका प्रकाश इंटर करता है तो वो पूरी तरीके से इन वायलेट, इंडिगो, ब्लू रंगों को बिल्कुल बिखेर देता है, जिसकी वजह से कुल मिलाकर वो जो आसमान हमें नजर आता है वो नीले रंग का नजर आने लगता है। क्योंकि सबसे ज्यादा रंग जो बिखरेगा, जो फैला हुआ, जो सबसे ज्यादा छिटका हुआ रंग होगा वही हमें दिखाई पड़ेगा, तो हमें नीले रंग का दिखाई पड़ता है। लेकिन बाद में जब सूरज जो है वो डूब जाता है, ठीक है, डूब जाता है, तो ऐसे में क्या है, जब ऐसे प्रकाश ऐसे हुआ तो इसका जो प्रकीर्णन हुआ प्रकाश के नीले रंग का या वायलेट, इंडिगो रंग का जो प्रकीर्णन हुआ वो ऊपर की तरफ हो जाता है और नीचे से वही प्रकाश, ठीक है,
प्रकाश धीरे धीरे करते हुए हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। दिन में तो प्रकाश सूरज ऊपर है, हमारे सर के ऊपर है, तो उसका नीले रंग का प्रकाश पूरा फैल गया है, सबसे ज्यादा प्रकीर्णित प्रकाश हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन शाम के वक्त पे या सुबह के वक्त में वो प्रकाश हमें ज्यादा दिखाई पड़ता है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य यानी उसकी तरंगें बड़ी बड़ी होती हैं और वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। तो शाम के वक्त सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश हमें हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, क्योंकि जो कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश हैं वो सब आसमान में ऊपर की ओर, ऊपर अपर लेयर में यानी वायुमंडल की अपर लेयर में बिखर गए, तो वो तो ऊपर ही रह गए। तो ऊपर तो हम ऊपर जाके थोड़ी ना देखेंगे वहां पर प्रकाश को, ठीक है, हमें तो यहां पे देखना है और यहां पर वही प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो रंग है लाल। यही वजह होती है कि सूरज शाम के वक्त में लाल रंग का नजर आता है, सुबह के वक्त पर लाल रंग का नजर आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम हुआ है, ठीक है, और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, ठीक है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा। इसी वजह से लाल रंग का सूरज शाम को और सुबह के वक्त में लाल रंग का दिखाई पड़ता है। जबकि दिन के वक्त पर जो हमें सूरज हमें आसमान दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? वो नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकीर्णित प्रकाश ही हमें दिखाई पड़ता है। तो आकाश का नीला रंग, गहरे समुद्र के जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, ये सब परिघटनाएं किसकी वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई पड़ती हैं। अब एक बड़ा अच्छा सवाल कि अगर मान लीजिए पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो फिर पृथ्वी पर सूरज कैसा दिखाई पड़ता? सूर्य क्या हमारा आसमान कैसा दिखाई पड़ता? तो अगर वायुमंडल ना होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही ना होता, वायुमंडल ना होता प्रकाश का प्रकीर्णन ना होता, और अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ना होता, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन ना होता तो ऐसी कंडीशन में जो है पूरा का पूरा वो रंग बिखरते ना, और रंग बिखरते ना तो एक सीधी रेखा में हमें सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का दिखाई पड़ता और आसमान कैसा दिखाई पड़ता? आसमान काला रंग का दिखाई पड़ता, ठीक है। तो इसी वजह से जब आप स्पेस में जहां पे वायुमंडल नहीं है या बहुत कम वायुमंडल है वहां पे आपको स्पेस जो है यानी अंतरिक्ष जो है वो काले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन नहीं होता है। तो समझ में रहे बात? तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि भाई ये सारी घटनाएं क्यों होती हैं, किस तरीके से होती हैं। अब यहां स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है ये मैंने आपको स्पष्ट पहले बता दिया, सारी बातें बता दी, ठीक है, ये सारी बातें बता दी। टिंडल प्रभाव जो है वो ऑलरेडी 9th की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, तो उसमें जाकर देख लीजिएगा। बाकी जो है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है मैंने बता दिया, एक बार पढ़ दे रहा हूं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर से कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के प्रकीर्णन करने में अधिक प्रभावी है। लाल वर्ण के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना होती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग छोटी तरंग दैर्ध्य को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी और वायुमंडल ना होता तो कोई प्रकीर्णन ना हो पाता, तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैंने आप लोगों को बता दी, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दी, और सारी चीजें मुझे लगता है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी, बहुत शानदार तरीके से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट तरीके से चीजों को समझने के लिए और भी अच्छी अच्छी चीजों को, अच्छी अच्छी बातों को जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।